विधायकों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात पर चढ़ा राजनीतिक सियासी पारा। कांग्रेस को मिला सियासी रोटी सेकने का मौका। अटकलों पर मंत्री ने लगाया विराम। कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल। बुजुर्गों के लिए त्रिवेंद्र सरकार की होम सर्विस सेवा। देहरादून हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में लागू होगी योजना। देहरादून में जर्जर मकानों को गिराने का आदेश। 6 करोड़ की लागत से होगा नवीनीकरण। सिंचाई मंत्री देखेंगे आवासीय परिसर के हाल। विधानसभा सत्र में इस बार हंगामा होना तय। विपक्ष बेरोजगारी व अन्य मुद्दों पर लाएगा कार्य स्थगन। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का केस। कोरोना उत्तराखंड में फिर से टूटा रिकॉर्ड। 946 और कोरोना संक्रमित आए सामने। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार। कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक की। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें, इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है? बिल्कुल, प्रस्तावित की सुबह 11 बजे से ये अहम बैठक जो है कैबिनेट की सचिवालय में शुरू हो चुकी है, और जिससे तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है वो इसमें उपस्थित है। सतपाल महाराज की बात करें, वो उनियाल की बात करें, अर्जुन पांडे की बात करें, तो तमाम जो मंत्री हैं वो इस समय बैठक में मौजूद है। और बैठक जो है वो लगातार चल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, प्रस्तावित मुद्दे हैं, जिनके ऊपर आज कैबिनेट में चर्चा होनी है, क्योंकि आगे 23 सितंबर से भी जो है विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोविड की जिस तरीके से महामारी चल रही है, उसको नियंत्रण में करने के लिए सरकार की नई स्ट्रेटेजी क्या होगी, उन तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। बात आज जो है वो कैबिनेट में होगी, और कई उम्मीद है कि जो बकाया गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से एक बार अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, तो कई ऐसी चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने बनी हुई है। क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, लेकिन जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, रुक रुक कर प्रदेश के अंदर चारधाम यात्रा चल रही है, तो इन चीजों को देखने के लिए जो कनेक्टिविटी है रोडों की, पहाड़ों पर जो जनजीवन बारिश के कारण जो है अस्त हो चुका है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज कैबिनेट में अहम चर्चा जो है वो हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। अब बात करते हैं बुजुर्गों को त्रिवेंद्र सरकार का गिफ्ट। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू करी है। त्रिवेंद्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संकट में बुजुर्गों के लिए सराहनीय पहल। बुजुर्गों के लिए त्रिवेंद्र सरकार की होम सर्विस सेवा। देहरादून हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में लागू होगी योजना। मल्टी सर्विस सेंटर किए जाएंगे स्थापित। घरेलू मदद की सभी सेवाओं की होगी सुविधा। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट में बुजुर्गों के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की है। त्रिवेंद्र सरकार 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम सर्विस की सुविधा शुरू कर दी है। घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को घर बैठे कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, टेक्नीशियन, ड्राइवर, रसोईया व नर्सिंग समेत घरेलू मदद की अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हम लोगों ने कोरोना के काल में इस सारे काम को एक
किया था कि जो इस प्रकार के लोग थे उन सब के घरों में वो फोन करेंगे तो राशन इत्यादि की व्यवस्था की थी। अब इस सारी स्थिति को और बढ़ाने के लिए, जिससे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है, उन परिस्थिति में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि वो खुद अगर कहीं इस तरह के लाते हैं और कई बार इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। हालांकि इसके लिए 100 रुपए शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स, कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं प्रदेश के ITI, पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा धारक, पंजीकृत नर्सें, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में सेवाएं देने के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रशिक्षित कामगार या श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड उपनल के पास होगा। वहीं पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा। इससे सेवा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा भी रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं बीजेपी विधायकों की दिल्ली दौड़ की। उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़। विधायकों ने की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। मुलाकात को लेकर के चढ़ा राजनीतिक सियासी पारा। कांग्रेस को भी मिला सियासी रोटी सेकने का मौका। अटकलों पर कैबिनेट मंत्रियों ने लगाया विराम। उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने बयान जारी करके कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। निरंकुश नौकरशाही को सरकार का कोई डर नहीं है। मीडिया में राज्य सरकार को लेकर आ रही तमाम तरह की अटकलों पर सूबे की कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मदन कौशिक ने विराम लगाया। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 57 विधायकों की सरकार को कौन अस्थिर कर सकता है। सरकार में कहीं भी कोई अस्थिरता नहीं है। झूठी और बेबुनियादी बातें हैं। जो भी खबरें हम मीडिया में सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें दूर दूर तक कोई सच्चाई है। सरकार पूरी मजबूती से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पूरे 5 साल प्रदेश के विकास के लिए कार्य करती रहेगी। भाजपा पूरी तरीके से अनुशासित पार्टी है और हमारे यहाँ सभी निर्णय हाई कमान से लिए जाते हैं। 57 विधायकों वाली सरकार को अस्थिरता की बात करना ही बेमानी होगा। कहीं कोई अस्थिरता नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और ये जो खबरें मीडिया से हम लोग सुन रहे हैं, इन खबरों में मुझे नहीं लगता कोई सच्चाई है। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता का दायित्व संभाल रहे मदन कौशिक बोले कि विधायकों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। विधायकों में कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विधायक कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, पूरी मजबूती से कहता हूँ। इसको नाराजगी से जोड़ लेना गलत है। जितने काम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पिछले 3.5 साल में हुए हैं, उतने काम पिछले 20 सालों में भी नहीं हुए हैं। सरकार प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर कार्य करने में लगी हुई है। वो कहते भी हैं, प्रॉपर स्थान पर ही कहना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी जैसी स्थिति है। अपनी बात कहने के लिए मैं जहाँ से विधायक चुना हूँ, मेरे क्षेत्र के काम के लिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा और थोड़ा दृढ़ता से भी कहता हूँ, मान लिया, तो इसलिए कोई नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है। जितने काम इस 3.5 साल में हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक उत्तराखंड के इतिहास में 40 साल में भी अगर जोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश के जमाने को भी और उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 साल में भी नहीं हुए जितने 3.5 साल में काम किए। और एक तरफ अटकलों पर विराम लग गया, वहीं दूसरी ओर विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सत्ता पक्ष के विधायकों को दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। विधायकों में कोई नाराजगी जैसी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने जेपी नड्डा जी से मुलाकात करी, उसको लेकर के अब सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सियासी जो ये है हलचल है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से विधायक बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें चली है, कुछ चैनलों में इस तरह की खबरें चली है, जिससे बताया गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात कुछ विधायकों ने की है और अपनी नाराजगी जो है वो त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो जताई है। लेकिन इन सब तमाम चीजों को लेकर के सरकार के प्रतिनिधियों से यहाँ पर बात की गई तो साफ सरकार का कहना है कि कोई भी कंट्रोवर्सी जो है इस तरीके की जो पैदा हो रही है वो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व है, शरारती लोग हैं, विपक्ष है, वो इस तरीके की जो है कंट्रोवर्सी हम लोगों के बीच में पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बिल्कुल जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात को लेकर के राजनीतिक पार्टी अब सियासी रोटी सेकने लग गई हैं। अब बात करते हैं भूस्खलन से बढ़ी परेशानी की। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से आने जाने वाली सड़क बंद हो चुकी है। आपको बता दें, भट्टा गांव के पास भूस्खलन के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर बारिश की वजह से लगातार हो रहे भूस्खलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आने जाने पर रोक लगा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन, टूटते पहाड़ को देख दौड़े लोग, भूस्खलन के चलते आने जाने वाली सड़कें बंद। राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार बारिश की वजह से आने जाने वाली सड़क बंद हो गई है। बता दें कि भट्टा गांव के पास भूस्खलन के बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर बारिश की वजह से लगातार हो रहे भूस्खलन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आने जाने पर रोक लगा दी है। देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया, जिसके कारण मसूरी झड़ी पानी कोल्हा खेत मार्ग पर वाहनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फिलहाल मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। इससे मसूरी से देहरादून जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क से मलबा और पत्थर हटाने का काम लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मसूरी देहरादून सड़क को चौड़ा करने के लिए कई जगह पहाड़ को काटा गया है। लोगों ने मांग की है पहाड़ को काटने के खिलाफ जांच कराई जानी चाहिए। लगातार पहाड़ से मलबा और पत्थर आने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो गल्ला भरा हुआ मसूरी का और 4 दिन हो गए रोड बंद है। तो कल खुला था 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर बंद हो गया रात को 11 बजे। फिर अभी तक बंद है ही है। आप देखो कब खुलता है। हिमाचल प्रदेश कोटा साहिब से आया हूँ। मसूरी का सीमेंट भरा हुआ है, रात 3 बजे से खड़े हैं, रास्ता बंद है और ये कहा नहीं जा सकता कि कब खुलेगा कब नहीं। चाय नहीं है, नाश्ता नहीं है, कुछ नहीं है सर। प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पार्टी ने बोल दिया कि रास्ता खुला है रात, और अभी यहाँ पर आए तो रास्ता बंद है। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले दिनों से लगातार बारिश के कारण राज्य में जगह जगह भूस्खलन से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी आ रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है और इसी तरह जो कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें भी भारी बारिश की संभावना है। तो आज 3 तारीख को बात करेंगे खासकर, तो आज आप देखेंगे कि जो बारिश है, अच्छी बारिश पूरे प्रदेश में पड़ने वाली है। हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है, और जो भारी बारिश है वो जो गढ़वाल के मैंने डिस्ट्रिक्ट बोले, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, इनमें संभावना है। और साथ में कुमाऊं क्षेत्र में तो वहाँ भारी से बहुत भारी तक भी आज एका दुक्का जगहों में, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनमें अच्छी संभावना है। अन्य जिलों में भी कुछ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने प्रदेशवासियों को दी है सौगात। देहरादून से बड़ी खबर, सरकार ने प्रदेशवासियों को दी सौगात। अटल आयुष्मान योजना के तहत कोरोना का इलाज होगा फ्री। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, पंजीकृत अस्पतालों को 25% बेड रखने होंगे आरक्षित। पात्र लाभार्थी के पास कार्ड न होने पर भी मिलेगा इलाज। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर में जिला सूचना अधिकारी ऊधम सिंह नगर का उप निदेशक सूचना योगेश मिश्रा ने जिला अधिकारी रंजना राजगुरु के समक्ष कार्यभार ग्रहण कर लिया। योगेश मिश्रा ने बताया कि मीडिया को सूचना विभाग से त्वरित गति से सूचना देना उनकी प्राथमिकता में होगा तथा मीडिया व प्रशासन के मध्य सूचना विभाग तक एक सेतु की तरफ काम करेगा। आपको योगेश मिश्रा के बारे में बताते हैं कुछ अहम जानकारियां। योगेश मिश्रा के बारे में अहम जानकारियां। योगेश मिश्रा ने 1977 में एएन झा इंटर कॉलेज रुद्रपुर से इंटर किया। एमबीपीजी महाविद्यालय हल्द्वानी से 1990 में विज्ञान में स्नातक किया। योगेश मिश्रा 10 वर्ष ग्राम विकास विभाग में कार्यरत रहे। वर्ष 1989 में योगेश मिश्रा का लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा सूचना विभाग में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के पद पर चयन हुआ। पहली पोस्टिंग उप निदेशक सूचना बरेली मंडल अधीन हुई। इसके बाद ऊधम सिंह नगर के सृजन के बाद आयुक्त कुमाऊं ने योगेश मिश्रा को वर्ष 1996 में बतौर प्रभारी जिला सूचना अधिकारी बनाकर रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर भेजा। वर्ष 2000 में उत्तराखंड शासन जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया। योगेश मिश्रा जनपद चंपावत, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर में जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। योगेश मिश्रा की दूसरी पदोन्नति उपरांत सहायक निदेशक सूचना के पद पर हुई। सूचना निदेशालय, मीडिया सेंटर एवं विधानसभा देहरादून में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के बाद योगेश मिश्रा को नोडल कुमाऊं एवं मीडिया सेंटर हल्द्वानी का भी कार्यभार दिया गया। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। और आपको बता दें, पोषण अभियान के तहत ये बैठक की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पोषण अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। पोषण अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पोषण अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। पोषण अभियान के बारे में अहम जानकारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। आपको बता दें, अधिकारियों के साथ पोषण अभियान के तहत ये बैठक करी जा रही है।
पोषण अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की जा रही है, जिसमें कुछ अहम जानकारियां दी जा रही हैं। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर के पूरी सावधानियां बरतने और नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी विषयों पर मंथन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे और सभी इनका पालन करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र को वर्चुअल कराने पर मंथन चल रहा है। सत्र ठीक से संपन्न हो। जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू का हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे। रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू में विचार कर रहे हैं। नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए एसएसपी ने जनपद के थानों का निरीक्षण करके जनपद के सभी थाना अध्यक्षों को कोतवाली के बाहर ही शिकायती डेस्क बनाने के निर्देश जारी किए, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। एसएसपी ने जनपद के सभी थानों को सैनिटाइजेशन करवाया और साथ ही साथ सैनिटाइजर मशीन और शिकायती डेस्क के माध्यम से पारदर्शी शीशे के दीवार लगाने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाने को भ्रमण किया था और उन्होंने जो कोरोना वायरस का बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक मंडी साहब भी मौजूद हैं, इनको और निर्देश किया कि लोग फेस शील्ड का प्रयोग करें और ड्यूटी के दौरान, और जो यहाँ पे टेबल लगी है इसमें एक साइड से और बंद करवा के इसको थोड़ा खोल ले, जिससे कि जो भी आंगन तक या थाने में आते जिनकी समस्या वो यहीं से ही उनको जो है उनसे एप्लीकेशन लेकर उनकी जो भी शिकायतों का निस्तारण यहीं पे किया जाए, किसी को भी अंदर ना आने दिया। नानकमता विधानसभा के शिव कॉलोनी में पूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली। शिव कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नानकमता विधानसभा प्रभारी विशन दत्त जोशी ने पार्टी में शामिल सभी साथियों को पार्टी ज्वाइन करने और पर बधाई दिया है। और आपको बता दें कि नानकमता समेत पूरे उत्तराखंड की जनता बदलाव चाह रही है। वो दिल्ली मॉडल से पूरी तरह से प्रभावित होकर दिल्ली जैसी सुविधाएं चाहती है। सितारगंज विधानसभा प्रभारी सरदार सोमप्रीत सिंह भाटिया ने कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। नानकमता विधानसभा के शिव कॉलोनी में भूतपूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। मैं इन सभी का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास तौर से मैं पूर्व सैनिक महेश चंद्र ओली समेत समस्त सैनिकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उनके सम्मान में मैं नमन करता हूं कि आज पूर्व सैनिकों ने भी हमारे आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की है और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।